हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। इसके पहले हम लोग किसी एक प्लेन में, रिंग के एक प्लेन में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। लाइन चार्ज की वजह से पढ़ लिए हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ लिए। तो आज हम लोग डिस्क की वजह से पढ़ेंगे, हॉलो स्फीयर की वजह से पढ़ेंगे और सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है वह निकालते हैं। ठीक, ऐसा टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फोर्स वाले टॉपिक पे, एग्जैक्ट वही कॉपी होने वाली है। तो जो पहली बार देख रहा होगा तो दोबारा वह दूसरा वाला वीडियो देख लेगा, रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए इधर से सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है और ये रिंग है और इसके एक्सिस से होकर जाने वाली, इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर इस चार्ज Q की वजह से, मान लीजिए इस पे Q ऐसे फैला हुआ है, इस चार्ज Q की वजह से हम लोगों को इस पॉइंट P, इस रिंग के एक्सिस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब यह पॉइंट चार्ज नहीं है, मान लेते इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वह क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर यह पॉइंट चार्ज होता तो बड़े आराम से लिख लेते। बार बार हम लिखते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो उससे x दूरी पर, अगर यह वाला दूरी x है और यह वाला रेडियस क्या है, r है, यह रेडियस r है, तो इस स्थिति में x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे होती है और कितनी होती है, kq/x² होती है, kq/x² होती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज Q रिंग के सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक पॉइंट चार्ज लेना चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज मिल जाता तो इस स्थिति में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखो यह, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लीजिए DQ चार्ज है, ऐसे कई पॉइंट चार्ज लेंगे तो इस DQ की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगी, वह मान लेते हैं DE है और यह एंगल मान लो थीटा बना रहा है, तो यह वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, यह स्थिति बनेगी। ठीक, अगर यहाँ पे हम लोग DQ चार्ज इमेजिन करें या फिर DQ चार्ज लें और उससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, उससे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम डिस्टेंस होगा। अगर यह x है, ये r है, तो ये कितना आएगा हम लोगों का, x² + r² आएगा और सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी आएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग DE ही लिख रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। एंगल भी सेम बनाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मतलब अगर हम लोग रिंग ले लें तो रिंग के एकदम ऊपर वाले पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं, ऐसा गया है, फिर नीचे वाले पॉइंट से इस हिसाब से गया है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो चूंकि इनको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो केवल दो पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ये DE cos थीटा और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये DE sin थीटा। ऐसे ये क्या आएगा, DE cos थीटा और ये क्या होगा, DE sin थीटा, ये स्थिति बनेगी। तो अगर हम लोग देखें केवल इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लिखे हैं, तो उनका रिजल्टेंट देखें तो इस पॉइंट पर एक इधर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये स्थिति बनेगी। अच्छा, अगर ऐसे ही तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐड हो रहे हैं इन दोनों पॉइंट की वजह से, वो अलोंग द एक्सिस है। क्या है वो, अलोंग द एक्सिस है कि नहीं। अच्छा, जनरली अगर हम लोग देखें, अभी तो हम लोगों ने टॉप और बॉटम पे देखा था, ऐसे इधर देखें तो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे इस पॉइंट पर, इस सर्कल के प्लेन के जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वह कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर या फिर अलोंग द एक्सिस सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ से भी बना के देखते हैं,
इस पॉइंट पर निकालना होगा। तो देखो यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, ऐसे यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज, किसी जगह का 2 पॉइंट चार्ज अगर हम लेंगे, अपोजिट करेस्पॉन्डिंग चार्ज लें, तो होगा क्या, जो प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा। सर्कल का प्लेन ये है तो ये और ये कैंसिल हो गया, और उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो ऐड हो गया, या फिर सर्कल के एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जितने भी चार्ज होंगे उसके अपोजिट करेस्पॉन्डिंग जो चार्ज होगा, उनको अगर हम लोग देखें तो उनका यह वाला कंपोनेंट कट जाएगा और यह वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करनी है, सारी की सारी कहाँ की ऐड करनी है, अलोंग द एक्सिस वाली ऐड करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वह क्या मिलेगी, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। वह क्या होगा, टोटल सम होगा DE cos थीटा। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि सभी का जो यह वाला कंपोनेंट होगा एक लाइन में होगा, तो एक लाइन में अगर है तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सभी को हम लोगों ने ऐड कर दिया। DE की वैल्यू अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो DE की वैल्यू कितनी होगी, इस DQ की वजह से जो चार्ज है, DQ की वजह से कितनी दूरी पे है, यह वाला डिस्टेंस है, यह वाला, तो क्या आएगा K इंटू DQ अपान यह डिस्टेंस कितना है, इसका स्क्वायर, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इंटू क्या हो गया cos थीटा। cos थीटा के लिए अगर हम लोग देखें तो cos थीटा बराबर कितना आने वाला है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कितना है इनका, x है, इस ट्राइंगल में अगर देखिए आप तो cos थीटा बराबर बेस कितना हो गया, x अपान हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पे रख दीजिए आप k DQ अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्थिति बनी। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो यह क्या बन सकता है आपका, के डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 और इधर पावर 1/2, इसका मतलब ऐड करेंगे तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके पावर कितना आ जाएगा, ये 3/2। ध्यान से देखें, चाहे कोई भी रिंग का कोई भी पॉइंट लें, रिंग से कोई भी पॉइंट ले, चाहे यह वाला पॉइंट चार्ज, चाहे यह वाला, चाहे यह वाला, चाहे यह वाला, इससे डिस्टेंस जो आने वाला है वह सेम आने वाला है। रिंग से जो डिस्टेंस आने वाला है, यह आपका रिंग है और एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इस कंडीशन पे इससे भी डिस्टेंस वही आएगा, इससे भी डिस्टेंस वही आएगा, इससे भी डिस्टेंस यही आएगा। इस पॉइंट का सारे से डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा, और सबसे एंगल भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस हिसाब से थीटा या फिर एक्स या फिर आर सभी पॉइंट चार्ज के लिए कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम लोग सीधे उसको बाहर निकाल लें यहीं से, अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना आया, के अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके पावर कितना हो गया 3/2, और डी क्यू बचा। टोटल डी क्यू अगर ऐड करेंगे तो टोटल किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर। सभी डी क्यू को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो टोटल चार्ज इस पे जो आएगा वही तो आएगा। तो टोटल चार्ज कितना माना है, क्यू माना है, तो आंसर क्या आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कुछ छूट रहा है क्या, कुछ छूट रहा है, यहाँ से x, यहाँ पे x भी था तो इस हिसाब से यहाँ पे x भी बाहर आ जाएगा, तो के क्यू इंटू एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट है कि नहीं, x कॉन्स्टेंट है, यह डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है इसलिए बाहर कर लिया आप। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर कितना हो गया 3/2, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ऐसा जनरल इक्वेशन आपको बहुत बार मिलने वाला है जहां नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 मिले, इसलिए इस चीज को आपको एकदम लर्न करना होगा। अच्छा, इसका कुछ जनरलाइज करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे अगर ग्रेविटेशन फील्ड होता तब क्या आता, ग्रेविटेशन फील्ड होता किसी रिंग की वजह से जिसका रेडियस r है और मास m है, तो उसकी वजह से अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना होता तब आंसर कितना आता। साथ में ग्रेविटेशन फील्ड हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट टॉपिक मैच करती है। इलेक्ट्रोस्टैट कितना भी लंबा पढ़ा है
उसे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट के साथ साथ हम लोग ग्रेविटेशन को पूरा लेकर चलेंगे और साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी कॉन्सेप्ट यही रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉन्सेप्ट यही है तो चीज़ें मैच करने वाली हैं। इसलिए क्या होगा, भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंदी जाए लेकिन यह मत सोचिएगा कि टॉपिक लेंदी जा रहा है, यह आप ही के लिए है, फुली कंपटीशन बेस है, बेसिक से लेकर के कंपटीशन बेस है। और कंपटीशन पाने के लिए आपको सारा टॉपिक आना चाहिए। उसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है कि वह टॉपिक कितनी प्रैक्टिस करे हुए हैं। अगर टॉपिक प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में अच्छा कोई भी टाइप टॉपिक का क्वेश्चन आएगा या फिर कैसा भी ट्विस्टिंग होगा आप कर सकते हैं। तो इतना ज़रूरत का है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए ये क्या है आपका, इस पे मास m है और इसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, k क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर कितना है 3/2। अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और माइनस होगा तो टूवर्ड्स द रिंग होगा। लेकिन सेम टू सेम कंडीशन अगर क्या होता, यहाँ पे मास है तो फील्ड लाइन क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी हमको पता है, जहाँ पे के होता है वहाँ पे क्या रखना होता है जी, और जहाँ पे क्यू है वहाँ पे क्या रखना है मास। तो क्या आएगा ये जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह रिंग के लिए भी होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा, है ना। इसलिए एक जगह प्रैक्टिस करिए और हर जगह का टॉपिक स्ट्रांग बनाइए। फिर अब आइए फिर से देखते हैं, यह रिंग आपके पास है, एक्सिस हो गया, यहाँ पे पॉइंट P है, डिस्टेंस कितना है x, और यह रेडियस क्या है r है। अब इस जगह पे हम लोगों को पता क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वह पता कर लिया हम लोगों ने। अगर इस पे प्लस चार्ज फैला है तो अलोंग द एक्सिस होता है और अवे होता है। कितना आता है, k के जगह वैल्यू रखना चाहें तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर कितना है 3/2। ये स्थिति। अब केस 1 लेते हैं इसमें। अगर x क्या होता, x बहुत छोटा होता r से, मतलब यह डिस्टेंस बहुत कम होता r से, लेकिन x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, यह कंडीशन दिया होता तब क्या होता, है ना। मतलब पास में है लेकिन 0 नहीं है, 0 के जैसा है लेकिन 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती, EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एक्स। अब अगर x बहुत कम है r से, मतलब एक्स स्क्वायर और कम हो जाएगा आर स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा किसके रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर के। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, इसके जगह पे केवल आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाती, भले ही रिंग होता लेकिन ये स्थिति होती। इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया हुआ है पिछले वीडियो में, जब हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ था तो इस पर फोर्स लगा निकाला था और यह चार्ज ऑसिलेट कर रहा था। यहाँ पे छोड़ने के बाद यह इधर जा रहा था, अगर माइनस रख रहे हैं यहाँ पे तो इधर जा रहा था, यहाँ रुक नहीं रहा था, फिर आगे जा रहा था, फिर उसके बाद नेट फोर्स इधर लगना शुरू हो रहा था, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट कर रहा था। इसका क्वेश्चन हमने कराया हुआ है इसके पिछले वीडियो में, जब यह वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। फिलहाल आगे चलते हैं, केस 2 दूसरा लेते हैं। अच्छा, अगर क्या होता, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाता, x इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता तो इस कंडीशन में क्या होता, पॉइंट यहाँ पे होता। पॉइंट यहाँ पे होने का मतलब x 0 करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, देखो x 0 करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी
जीरो आएगी। कहने का मतलब हम लोग पहले ही जानते हैं, रिंग के अगर सेंटर पे रखते हैं तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यह अगर प्लस है तो जितनी इससे दूर जाएगी, जस्ट उसके अपोजिट चार्ज के लिए अगर बात करें तो उतना ही उससे अपोजिट जाएगी, तो नेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे हर एक पॉइंट के लिए है, इसलिए क्या होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, रिंग के जीरो आएगी। तीसरा केस देखते हैं। अगर x क्या होता, बहुत ज्यादा होता r से, x बहुत ज्यादा है r से, लेकिन x इज नॉट इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट नहीं है लेकिन r से बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या आता, अगर x बहुत ज्यादा होता r से, तो इस फार्मूले में क्या लिखते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू x अपान, अब यहाँ पे देखिए r ज्यादा है कि x ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में x स्क्वायर और ज्यादा होगा r स्क्वायर से, r स्क्वायर उतना ही कम होगा। इस स्थिति में x स्क्वायर r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो x स्क्वायर ही बचेगा केवल, तो x के स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x के क्यूब। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यह किसके जैसा हो गया, यह तो रिंग पे जो चार्ज था वह पॉइंट चार्ज के जैसा हो गया, मतलब बहुत दूर पे अगर देखेंगे तो जो रिंग हमको दिख रहा था वो तो पॉइंट होता जाएगा, इसलिए आंसर किसका आ रहा है, पॉइंट चार्ज का। अच्छा, अगला केस लेते हैं। अगला केस क्या लेते हैं कि अगर x बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाता तब क्या होता, तो जब x इनफाइनाइट होता, इतनी दूरी बढ़ती, तो x इनफाइनाइट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट आएगा, और 1/इनफाइनाइट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। मतलब इनफाइनाइट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। मतलब दूर जाएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और सेंटर पे आएंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब सेंटर से दूर गए थे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस और बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इसकी वजह से जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ फिर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है तो कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो फिर आगे घटी भी, इसका मतलब बढ़ते बढ़ते बीच में कहीं मैक्सिमम हुई, फिर उसके बाद क्या हुई, घटी। कहने का मतलब हमको अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होगा और कहाँ पे मैक्सिमम होगा वह चेक करना है। तो पक्का है कि वह यहाँ पे नहीं है और इनफाइनाइट पे नहीं है, तो पक्का श्योर हो गया कहाँ पे होने वाला है, इन्हीं के बीच में, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में कहीं मैक्सिमम होने वाला है। तो अब पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे आने वाली है, रिंग के वजह से और उसके एक्सिस पे। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको पता है x वेरी कर रहा है, अलग अलग x पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इसी x पॉइंट के लिए ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, इसलिए जहां मैक्सिमम होगी वहां पे x के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। dE/dx क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, dE/dx करने वाले हैं, तो dE/dx ई की जगह रखते हैं यहाँ पे kq(x) बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर कितना हो गया 3/2, और ये क्या आने वाला है, जीरो। मैक्सिमम होगा तो इतना आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, या मिनिमम भी होगा तो जीरो आएगा। तो आगे हमने बताया है कि जब मैक्सिमम चेक करने के लिए फिर से डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, वो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जब सवाल में मैक्सिमम पूछा रहे तो आपको डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से एक स्टेप बढ़ जाए, केवल dy/dx बराबर जीरो करने पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा है तो आंसर मैक्सिमम ही आएगा,
और मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ही आएगा, ऐसा 99.99% में मिलने वाला। और चेक करने की जरूरत आएगी तो आप चेक कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करिए, k इंटू क्यू बाहर कर लीजिए। फिर डिफरेंशिएशन करते समय क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होता है, न्यूमरेटर का। तो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले को छोड़ दो। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, डिफरेंशिएशन नीचे वाले को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का, डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, एक्स स्क्वायर 3/2 अपान, इतना ही नहीं, अपान नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और होल स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। लेकिन मैक्सिमम होने के लिए आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यह यहाँ से अगर गुणा करें तो खत्म कहानी, इनका गुणा करें यहाँ पे तो खत्म कहानी, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हम लोग का खत्म हो जाएंगे, ये स्थिति बनने वाली है। तो यहाँ से देखो क्या बचा हम लोगों का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स की पावर 3/2 अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। तो 3/2 एक्स के पावर 3/2 माइनस 1, तो 3/2 एक्स के पावर 1/2, तो मतलब 3/2 रूट एक्स, ये स्थिति बनने वाली है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका क्या हो गया एक्स, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो एक्स तो पहले ही था, पावर यहाँ से गुणा हो जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, फिर से डिफरेंशिएशन इसका करने वाले हैं तो आर स्क्वायर का 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये स्थिति आई। देखिए इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है पावर 3/2 भी तो है, कैसे छोड़ रहे हो, है ना, 3/2 भी तो है। तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 है ना। अगर ये x के पावर 3/2 है तो इसका मतलब 1 प्लस 1/2, तो x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2, ये स्थिति बन रही है। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो वह कॉमन करके उधर भेजेंगे तो 0 आ जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा इधर केवल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यह क्या है x 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक x कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर कितना है 2 बचा हुआ है, कितना बचा है 3, तो इधर कितना हो गया 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, 3x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या बना हम लोगों का आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से r इज इक्वल टू उधर लेकर जाएंगे तो या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस r/√2। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी कहाँ पे, x बराबर प्लस r/√2 इधर भी, या तो माइनस r/√2 मतलब किधर जाने वाले हैं उधर भी, सेम कहानी तो उधर भी होगी, है ना। तो पोजीशन मिल गया कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। सेम टू सेम अगर कहीं भी टर्म ये आए, नीचे वाला यह वाला टर्म ऐसा रिलेशन कहीं भी बने तो मैक्सिमा मिनिमा उसी पोजीशन पे आने वाली है, x बराबर r/√2 पे। मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के लिए भी यही आने वाला है। आगे हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो वहाँ भी ऐसा एक इक्वेशन आने वाला है, वहाँ भी अगर मैक्सिमम पूछा गया या कहीं भी इस टर्म का मैक्सिमम पूछा गया तो x इज इक्वल टू r/√2 डायरेक्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि 3 जगह यूज होता है इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो प्रोसेस तो आपको आता ही है और प्रोसेस जरूर आना भी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E मैक्सिमम निकालना है तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू x इज इक्वल टू क्या रखना है r/√2। इधर कितना हो गया r² प्लस x जगह क्या रखना है r/√2, तो क्या होगा ये r² 2 हो जाएगा और इसके पावर 3/2 हो जाएगा। तो k क्यू r/√2 अपॉन या गुणा करेंगे तो 2r² प्लस r², तो 3/2 r², इसके पावर कितना है 3/2। इसका मतलब यह अंदर लेके जाएं तो ये, चलो आगे बढ़ा लेते हैं, KQR/√2 अपॉन रियल में यह है क्या √3/2 r का क्यूब, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट में, तो यह r हो जाएगा और ये से दिया जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3/2 √3/2 और r³ तो क्या आएगा, रख लेते हैं यहाँ से KQR/√2 बाई यह क्या हो गया अपना 3/2 √3/2 r³ की स्थिति बचा है ना। अब यहाँ से अगर आप लोगों को देखना है तो यह r³ किधर चला जाएगा, है ना, ये ऐसा है बाई 1, तो ये 2√2 एक √2 कट जाएगा तो ऊपर जाएगा ये, तो कितना आएगा ये ऊपर जाएगा तो 2KQ, एक r से r कट जाएगा तो इधर कितना बचेगा ये हम लोगों का नीचे 3, देखो एक √2 से √2 कट गया ऊपर चला गया तो 3√3 r², ये स्थिति बनी r² बनी। कहीं गलत नहीं कर रहे हैं तो ये स्थिति बनेगी, है ना। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये आंसर आने वाला है ना। अच्छा, तो अगर कोई पूछे आपसे कि ग्राफ बनाइए कैसे कैसे वेरिएशन कर रहा है, तो ग्राफ भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्राफ कैसा जा रहा है देख लो इधर, एक x की पावर 3/2, मतलब ऐसा जनरल इक्वेशन बन रहा है। तो या फिर x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी 0 थी, और x बराबर बहुत ज़्यादा पे, जब बहुत ज़्यादा हुआ था, देखो आपका आया था वैल्यू जब x r से बहुत ज़्यादा था तो e की वैल्यू क्या आया था KQ/x², मतलब ऐसा वेरिएशन आ रहा था। तो कर्व क्या होने वाला है, पहले क्या होता है पहले, और इसके पहले कितना था KQX/r³, ये स्थिति बना था। जब क्या था x क्या था हम लोगों का बहुत छोटा था r से, x बहुत छोटा है r से, तो इस कंडीशन में क्या होगा नीचे क्या बचेगा r³ बचेगा, ये बना था। तो शुरुआत में e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के जैसा है, एग्जैक्ट तो है नहीं लेकिन जस्ट शुरुआत में x के साथ e बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा x के साथ e क्या होगा घटेगा, तो x में मैक्सिमम आएगा। कहाँ पे मैक्सिमम आता है x इज इक्वल टू r/√2 पर आता है। इसलिए जब हम लोग कर्व ड्रा करना होगा तो कैसा कर्व जाता है वह देख लेते हैं। इधर जाओगे तो प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस, और इस डायरेक्शन में आएंगे हम लोग तो क्या आएगा माइनस आएगा। x की वैल्यू जैसे ही माइनस करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कर्व कैसा जाएगा उसको देख लीजिए। हो गया ये रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस। वैल्यू भी रख सकते हो KQX/r² प्लस x², इसके पावर कितना है 3/2। तो जैसे ही x की वैल्यू प्लस रखोगे तो e प्लस आएगा, और x की वैल्यू माइनस रखोगे तो e की वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगी। तो कर्व कैसे जाता है इसका कर्व जाता है ऐसे, शुरुआत में बढ़ता है फिर क्या होता है घटना शुरू होगा, एक समय मैक्सिमम हो जाएगा फिर घटेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। कहाँ पे जीरो होगा इनफाइनाइट पे। ऐसे इधर जाओगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में मैक्सिमम होते 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 क्या हो जाएगा माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा घट जाएगा। मतलब घटने का मतलब क्या होगा जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो इधर क्या हो गया अपना x इज इक्वल टू -r/√2 हो गया, और इधर कितना हो गया x बराबर r/√2। यह स्थिति बनने वाली है। तो यह कर्व बना।
ऐसा टॉपिक हम लोगों ने पहले भी किया है ना। बार बार ऐसा चीज़ हो रहा है, तो बार बार ऐसा होने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट एकदम याद होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वह आदत में आए, हमको हैबिचुअल लगे। अगर ये स्थिति बनेगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको खूब सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई भी टॉपिक हमको डाउट पे नहीं रखना है। उसी के लिए हम हर एक टॉपिक लगभग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको एडवांस लेवल तक का भी टच करने वाला है। अब इस पर फोर्स वगैरह का सवाल पहले करा चुके हैं, तो आपको शुरुआत से वीडियो देखना होगा। शुरुआत से जैसे जैसे देखते आएंगे टॉपिक आपका और स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा देखते हैं इसमें और भी सवाल अगर कराना हो, इसके पहले कराए हैं लेकिन फिर से देख लो, करा ही देते। मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास है ना, और ये √3r दूरी है, यह रेडियस क्या है, r है। हम लोगों को इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग, तो क्या आएगा, किधर की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड जाएगी, इधर की तरफ, या सिंपल इसको जी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, ये gmx/r² प्लस x², इसके पावर कितना हो गया, 3/2। तो कैपिटल GM इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी दूरी पे निकालना है, √3r पर निकालना है। और इधर कितना हुआ, r² प्लस कितना हो गया, ये √3r, इसका भी स्क्वायर, और इसके पावर क्या हो गया, 3/2। सही कह रहे हैं ना, r² प्लस √3r का स्क्वायर के पावर 3/2 कितना आ गया, GM या √3 को बाहर कर लीजिए, इंटू r अपान r² प्लस 3r², 4r² का मतलब 2r का होल स्क्वायर। तो यह 2r का होल स्क्वायर, और इसके पावर क्या है, 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो आंसर कितना आने वाला है, ये √3 GMR अपान 8r का क्यूब, और r से r कट जाएगा, तो यह कितना आएगा, √3 GM/8r का स्क्वायर। इस हिसाब से ग्रेविटेशनल फील्ड भी हम लोगों को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप दोनों चैप्टर साथ में लेकर के चल सकते हैं। पहले यह वाला वीडियो कंप्लीटली पढ़िए, फिर इलेक्ट्रोस्टैट सॉल्व करिए, फिर ग्रेविटेशन सॉल्व करिए, देखिए कितना अच्छा सॉल्व होता है सब। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं Q, और एक Q चार्ज ये भी रखे हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। चलो इसको Q1 और इसको Q2 कर लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पर फिर से √3r पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अगर इसको माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, देखो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी E2, और इसकी वजह से इधर आएगी E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चाहे तो E2 माइनस E1, चाहे तो E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब E2 किसकी वजह से है, रिंग की वजह से। तो रिंग की वजह से अभी आपने किया Q की जगह क्या है, Q2 इंटू एक्स की जगह कितना है, √3r अपान r² प्लस x², मतलब √3r का होल स्क्वायर, इसके पावर कितना हो गया, 3/2 माइनस E1 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है फार्मूला, KQ1 बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना हुआ, √3r का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब आपके पास कैसा भी टॉपिक हो, एक रिंग है, कहीं और भी पॉइंट चार्ज दे सकता है,
है ना। इसमें और भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, तो ये सब स्थिति हम लोग कर सकते हैं। एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, यहाँ से इस पर Q1 चार्ज है, √3r की दूरी, और ये r रेडियस, सेम टू सेम इसका भी रेडियस r, और यहाँ से भी दूरी कितनी है, √3r। ठीक है, इस पे भी चार्ज किया है +Q2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो पता करने में कोई दिक्कत है। इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी वजह से इधर जाएगी, तो E1 इधर, E2 इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E1 और E2 का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट में है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। E1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, KQ1 अपॉन Q1 इंटू √3RB अपॉन r² प्लस √3r इसका स्क्वायर, इसके पावर कितना होगा 3/2 माइनस E2, तो कितना आएगा यह KQ2 √3r अपॉन r² प्लस √3r इसका स्क्वायर, इसके पावर कितना है 3/2। कहने का मतलब सवाल एकदम इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो पॉइंट चार्ज भी रख सकते हैं, कहीं और भी पॉइंट चार्ज रख सकते हैं। अब रिजल्टेंट निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थर्टी डिग्री है, इस पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, रेडियस r और यह वाला दूरी कितना है √3r, चार्ज कितना है Q। तो इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस रिंग की वजह से एक्सिस पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इससे अवे जाएगा, सिंपल इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। अगर देखो, अगर रिंग कैसे होता, रिंग अगर ऐसे होता, ऐसे होता, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, लेकिन रिंग कैसे घूमा है, ऐसे घूमा है, इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाला ना हम लोगों को, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ(x/r² प्लस x²) इसके पावर 3/2। आंसर रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा सवाल हमने पहले कराया है, इसलिए इस बार थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, लेकिन आप जरूर प्रैक्टिस करिए इस पे। और दूसरी स्थिति और देख लेते हैं। यहाँ से एक रिंग आपका ये है, यहाँ से एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, ठीक है। ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वाला भी एंगल कितना है 30 डिग्री। इस पर Q चार्ज, इस पर Q चार्ज, और इस पर भी Q चार्ज, और यहाँ से ये वाला भी दूरी कितनी है √3r, यह डिस्टेंस भी कितनी है √3r, और इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस भी कितना है √3r। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, आप निकाल सकते हैं, है ना। नहीं समझ में आएगा तो पिछले वाले वीडियो को आप देखिएगा, इससे रिलेटेड टॉपिक जो होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट अ पॉइंट, उसकी वजह से निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर, नहीं तो अभी आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला हेडिंग डालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। अच्छा, अगर हम आपसे ये सवाल पूछें, ये रिंग है, दो रिंग है, सबसे पहले ये किनका रेडियस क्या है r1 और इनका रेडियस क्या है r2, सेम डिस्टेंस यहाँ पे x पे
इस पर चार्ज क्या है Q1 और इस पर चार्ज क्या है Q2। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? इस रिंग की वजह से इधर जाएगा तो वह क्या होगा E1, और इस बड़े वाले रिंग की वजह से भी उधर के ही डायरेक्शन में जाएगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है E1 प्लस E2। और E1 की वैल्यू लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, KQ1X बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर कितना हो गया 3/2 प्लस KQ2X, डिस्टेंस वही है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ का आर कितना है, पहले वाले का आर छोटा वाला R1 स्क्वायर, इसका आर बड़ा वाला R2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही एक रिंग और बढ़ा देते, एक रिंग और बढ़ा देते तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में आपको कोई दिक्कत होता, ऐड हो जाता। एक रिंग और बढ़ाते और जस्ट बड़ा करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होते जाता। ऐसे ही जस्ट जीरो से लेकर के बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग, उससे बड़ा रिंग करते 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 अगर पूरा रिंग भर दें तो क्या बन जाएगा, ये डिस्क बन जाएगा। तो उस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर निकालना है, तो वह टॉपिक लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क at a point on axis। डिस्क के एक्सिस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो फिर कहानी वही सेम सेम। चलो एक डिस्क बना लिए, इसके एक्सिस पे हम लोगों को यहां से x डिस्टेंस पे डिस्क का रेडियस ले लीजिए r, है ना, और इस पर चार्ज टोटल Q फैला हुआ है, या फिर चार्ज सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो डिस्क किससे मिलके बना है, अभी आपने एनालाइज किया, किससे मिलके बना है, रिंग से मिलके बना है। और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने रिंग का फार्मूला पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जानते हैं। तो इसका जो एलिमेंट है डिस्क का वह छोटा सा रिंग हो सकता है, उस रिंग की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो बाकी सभी रिंग को जोड़ते जोड़ते, सभी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ते जोड़ते एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और वह ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्थिति क्या बनने वाली है, चलो तो आर पे जा करके एक डी आर का रिंग लेते हैं, आर पे जाकर के डी आर रेडियस का एक रिंग लेते हैं जिसकी मोटाई कितनी है डी आर है, जिसकी मोटाई कितनी है डी आर है, ये एलिमेंट लेते हैं। अब इस एलिमेंट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, और इस पर मान लीजिए चार्ज कितना है डी क्यू, इनकी मोटाई कितनी बताई हमने, इसकी मोटाई कितनी बताई डी आर बताई। यह स्थिति है, डी आर मोटाई का रिंग है। अब इस डी क्यू की वजह से, मतलब इस रिंग को आप निकाल लीजिए, इस रिंग को अगर हम लोग निकाल लें, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। इस पर चार्ज डी क्यू और यह डिस्टेंस कितना है x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो गई वह तो डी ई होगी, और किसी रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है k चार्ज डी क्यू इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर, कौन वाला r, जितना रेडियस है, इस समय इसका रेडियस कितना है r है, तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पावर कितना हो गया 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके पावर कितना हो गया 3/2। दूसरी स्थिति, अब डी क्यू की वैल्यू तो हम लोग नहीं दिए थे, तो डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। अगर इस रिंग को देखें हम लोग, तो यह रिंग है जिसका रेडियस कितना है r, और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई जो है वह डी आर है। तो इतने में जो चार्ज होगा वह डी क्यू लिखा हुआ है, और
सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो सिग्मा में इतने एरिया का अगर गुणा कर दें, डी ए का गुणा कर दे, तो इस पे चार्ज आ जाएगा, इस छोटे से रिंग पे चार्ज आ जाएगा। और सिग्मा डी ए क्या होगा, इनका लेंथ कितना है इनका 2 पाई आर इंटू विड्थ कितना है डी आर। तो इस हिसाब से डी क्यू की वैल्यू आ गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वह डी ई इज इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अगर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इससे जस्ट बड़े वाले रिंग के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, उससे भी जस्ट बड़े वाले रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या सभी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और जब सभी की वजह से लिख सकते हैं तो सभी का हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख करके ऐड कर दें। इसका मतलब अगर यह रेडियस r है तो यहाँ से r 0 से अगर देखें, 0 पर जो रिंग होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, ऐसे r पे, ऐसे उससे बड़े r पे, उससे बड़े r पे कहाँ तक जाना होगा, कैपिटल R तक। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन होगी डी की, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, के सिग्मा 2 पाई x। सभी रिंग के वजह से जो x डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो बाहर कर लीजिए। तो k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू एक्स बाहर हो गया, x बाहर हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन के भीतर, r इंटू डी आर, नीचे कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2। डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने वाला है, तो r का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कैपिटल R। इसलिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कहाँ तक लगने वाला है, R तक लगने वाला है, 0 से लेकर के कहाँ तक, R तक। तो उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ से। अब तो इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो इंटीग्रेशन करते समय क्या करते हैं हम लोग, अब हाँ ये स्थिति आई तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं जानते, तो कुछ रखते हैं यहाँ पे। देखो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, ऐसा बार बार मिलता है, तो जो पहली बार देखे तो वह सोचे कि आगे जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आएगा तो हमको यही करना होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करो तो आर स्क्वायर का कितना आने वाला है 2r, फिर r का क्या होगा डी आर, एक्स का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t इंटू क्या हो गया dt। तो r इंटू डी आर बराबर क्या आया t इंटू dt। यह इंटीग्रेशन आया। वैल्यू रखिए यहाँ से। अच्छा k की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू एक्स 0। अब 0 नहीं रहने वाला क्योंकि यहाँ पे डी आर के जगह पे, आर डी आर के जगह पे टी डी टी रखेंगे। चलो रख लेते हैं, आर डी आर के जगह पे टी डी टी। अपन नीचे कितना हो गया देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है टी स्क्वायर के पावर 3/2, तो क्या बचेगा टी का क्यूब। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ पे लिमिट जो था आर के रिस्पेक्ट में था, अब यहाँ पे जो लिमिट आएगा वो टी के रिस्पेक्ट में आएगा। तो लिमिट रखते हैं। देखो जब r की वैल्यू क्या हो 0 हो, इस स्मॉल r की वैल्यू 0 हो तो t बराबर कितना आने वाला है x आने वाला है। और जब इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगा तो t की वैल्यू कितना आने वाला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये स्थिति आएगी t dt बाई टी क्यू। एक t से एक t क्या हो गया, कट गया। अच्छा यहाँ से 2 पाई से 4 पाई है तो पाई से पाई कट गया, 2 आ गया। तो इधर कितना आया आंसर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। इधर कितना आया t के पावर -2, ऊपर जाएगा तो t के पावर -2, तो t के पावर -2 dt। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, तो कितना आएगा ये t के पावर -1 बाई -1। ये स्थिति बनेगी, मतलब -1/t इंटीग्रेशन आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो -1/t इंटीग्रेशन आने वाला है। कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू रख दिया इंटीग्रेशन करने के बाद -1/t है ना। कहाँ से कहाँ तक है यह है x से लेकर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक।
अब इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार ऊपर वाला लिमिट, फिर एक बार कौन वाला, नीचे वाला लिमिट, ये करने वाले हैं हम लोग, है ना। एक बार ऊपर वाला और एक बार नीचे वाला। तो रखिए यहाँ से कितना आने वाला है, सिग्मा इंटू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और टी के जगह क्या रखेंगे, एक्स। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर जो आएगा डिस्क की वजह से, इसको इधर लिख रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, उधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना हो गया, x दिया तो इधर 1 हो गया, माइनस से x से गुणा किए हैं तो x बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसकी वजह से, डिस्क की वजह से। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी डिस्क की वजह से जब चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हो, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो एक्स डिस्टेंस पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। कोई बड़ी बात थी नहीं, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर जिसको बड़ी बात लग रहा हो तो हम और भी स्टेप करके दूसरे तरीके से भी करेंगे अभी, है ना। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सारी चीजें क्या होती हैं, आसान होती हैं। ठीक सेम टू सेम कंडीशन क्या होगा, ग्रेविटेशन के लिए होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क, अगर कोई डिस्क है, कोई तवा है, उस तवा की वजह से x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड पता करनी हो, तो क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखना होता है, सिग्मा। जैसे यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है तो वहां पे क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया होगा। बस इतना सा ही अंदर करना होगा, और डिस्क के वजह से भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं। चलो, यह डिस्क है आपका, जिसका सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड Eg या तो सिंपल G क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आया था भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट याद होगा तभी आपका जेईई एडवांस बन सकता है। नहीं भी याद है तो प्रोसेस पता होना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, वह याद होना चाहिए। तो k की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, इसमें g रखते हैं। k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर g, तो 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, 4 पाई g रखिए। तो सिग्मा अपान 2 और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखना है, 4 पाई जी, यह आ गया, और इधर वाला टर्म तो कॉमन रहेगा। आंसर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह स्थिति बनेगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 पाई सिग्मा जी 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया किसी डिस्क की वजह से, उसके एक्सिस पर, किसी डिस्टेंस x पर। इस हिसाब से ग्रेविटेशनल फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, वह वाला प्रोसेस भी आपको करने आना चाहिए। जैसे कुछ केस कर लेते हैं। यह डिस्क है आपके पास, डिस्क है,
उससे x दूरी पर अगर इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा का मतलब जितने का चार्ज बटा उतने का एरिया, तो इस स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा था हम लोगों ने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। अगर x क्या होता, x जो होता पहला केस बहुत ज़्यादा होता किससे, r से, x बहुत ज़्यादा होता किससे, r से। तो इस कंडीशन में क्या होता, x बहुत ज़्यादा अगर r से है तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो और ज़्यादा होगा आर स्क्वायर से, तो E इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स हट जाएगा और नीचे क्या होगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर तो यह और यह कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा 0। जब x इज मोर देन r होने वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। यह स्थिति बनने वाली है। मतलब x बहुत दूर चले गए तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 0 आ जाएगा। भले इनफाइनाइट ना हो, लेकिन इनफाइनाइट पे तो 0 आने वाला ही है, साथ में यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। देख लीजिए आप, x इज मोर देन r, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर, तो यह क्या बचेगा 1 माइनस 1 0। दूसरा कर लेते हैं, अगर क्या होता, अगर x इनफाइनाइट होता तो ऑब्वियस सी बात है e की वैल्यू क्या होती, 0 होती, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट 1 आंसर आता तो ये 0 हो जाता। और तीसरा, अगर x लेस देन r है लेकिन x 0 नहीं है, मतलब डिस्क के जस्ट पास है लेकिन डिस्क के सेंटर पर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जस्ट नियर टू द डिस्क, ये स्थिति जान लीजिए, जस्ट नियर टू द डिस्क ये स्थिति है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, कौन, r बहुत ज़्यादा है किससे, x से, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो r बहुत ज़्यादा है तो r स्क्वायर ही केवल बचेगा, तो क्या आएगा, केवल r, ये स्थिति आएगी। समझ में आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। लेकिन अगर क्या होता x टेंस टू 0 होता, डिस्क के सेंटर पे लेते हैं, डिस्क सेंटर पे अगर लेते हैं तो इस स्थिति में आंसर क्या आता बताइए, सेंटर पे अगर लेते तो x बराबर 0 करते तो यह क्या आता, 0 आता, तो E की वैल्यू कितनी आती, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब डिस्क के सेंटर पे रिंग अगर था तो रिंग के सेंटर पे आंसर 0 आया था, डिस्क के सेंटर पे आंसर 0 नहीं है, कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। अच्छा, रिंग के जस्ट पास, डिस्क के जस्ट पास में ये है, डिस्क के सेंटर पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा, अगर यही डिस्क क्या होता, बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा होता जाता, मतलब r बहुत ज़्यादा हो जाता x से, यह स्थिति, बढ़ते r क्या होता, x के ऐसा हो जाता। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, चूंकि r x से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस टर्म पे भी देखें r बहुत ज़्यादा है x से, तो अभी भी यह कंडीशन क्या है, x के रिस्पेक्ट में r इनफाइनाइट है और 1 अपन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आती है, तो इसको आप सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर दे सकते हैं। कहने का मतलब डिस्क के सेंटर पे जो आंसर आ रहा है, डिस्क के जस्ट पास, सेंटर के जस्ट पास भी आंसर वही आने वाला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो आपको एक्स का टर्म मिला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली नियर द डिस्क निकालना हो, नियर द डिस्क, तो उस कंडीशन में जो डिस्क के सेंटर पे आता है वही क्या होता है,
डिस्क के जस्ट पास में आता है अगर डिस्क क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया, आर बहुत ज़्यादा हो गया इस कंडीशन में। मतलब अगर यह बहुत बड़ा हो रहा है, इधर भी बड़ा हो रहा है, उधर भी बड़ा, इधर भी बड़ा, तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? या तो यह डिस्क बहुत पास में आएगा, तो बहुत पास में होने की वजह से, डिस्क के बहुत पास में होने की वजह से इस पॉइंट को यह डिस्क इनफाइनाइट की जैसी दिखेगी। किसके जैसे दिखेगी? इनफाइनाइट की वजह से। मतलब किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से उस पर अगर चार्ज फैला हुआ है तो उसके जस्ट पास में आंसर क्या आने वाला है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक तो तरीका ये था, एक तरीका अभी हम लोग चलो इंटीग्रेशन से भी कर लेते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करते हैं। हालांकि यह तो अभी इंटीग्रेशन से कर रहे हैं, कुछ समय के बाद यह गॉस थ्योरम से भी करेंगे, लेकिन हमारा केवल काम आपको टॉपिक कंप्लीट कराना नहीं है, आपको फुल कॉन्सेप्ट देना है। इसलिए हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिले और कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की पावर रखते हो। तो इस हिसाब से अगर स्टडी करेंगे तभी आने वाला है। लिख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेन। मतलब डिस्क बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता। इसको एक तरीका से और बाद में गॉस थ्योरम और इस पे डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे अभी सिंपल फार्मूला डिराइव कर रहे हैं फार्मूला सिंपल। चलिए, आपके पास कोई प्लेन शीट है, इस पे चार्ज फैला हुआ, लेकिन ये भी इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर भी ये क्या हो रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, और इधर भी ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस पे चार्ज प्लस प्लस ऐसे फैला हुआ, हर जगह फैला है, हर जगह चार्ज ऐसे फैला है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट x है या फिर r है, जो भी लेना हो। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। एक बार आंसर आया आपका, लेकिन फिर से देखते हैं, है ना, प्रोसेस से, तरीके से देखते हैं। कोई प्लेन डिस्क है या फिर प्लेन है जिसपे प्लस 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 एक तरफ फैला हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अब हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो प्लेन है यह कई स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, कई पतले पतले स्ट्रिप से मिलके बना हुआ है, या फिर कई लाइन चार्ज की वजह से मिलके बना हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं, कई लाइन से मिलके बना है। मान लेते हैं यह कितने दूरी पे आ रहा है? ये x दूरी पे आ रहा है। यहाँ से x दूरी पर एक स्ट्रिप देखते हैं या फिर एक चार्ज देखते हैं जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इस पे पूरे पे सिग्मा है। मान लेते हैं इस पे लैम्डा है, एक लेंथ दिख रहा है। इस लेंथ से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो इस पॉइंट पे, अगर यह डिस्टेंस x है, इस पॉइंट पर पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकालने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। इस लाइन चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2k लैम्डा बाई x। तो यह इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करनी हो तो वो ऐसे जाने वाली है। हाँ, ये एंगल कितना आने वाला है? थीटा आने वाला है। तो ये वाला भी एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा। तो इस डी ई की जो वैल्यू आएगी वह कितना आएगी? k लैम्डा या 2k लैम्डा, 2k लैम्डा अगर इनफाइनाइट है तो 2k लैम्डा अपॉन कितना डिस्टेंस, इससे कितना डिस्टेंस है? अगर यह डिस्टेंस r है, यह वाला कितना है? r, और यह है x, तो ये कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। केवल हम समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे सवाल बार बार मिलने वाले हैं, यही सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल खूब पूछा गया है, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे जेईई मेंस हो, या फिर कोई और चीज़ हो। तो
तो इससे डरने की जरूरत नहीं, जो हम कर रहे हैं या लाइन से मिलकर बना है तो लाइन से मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, अच्छा इसमें लैम्डा दिया हुआ कि सिग्मा दिया हुआ है, चलो एक कॉन्सेप्ट इसमें सीखने को और मिल गया। सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा दिया है, तो सिग्मा से लैम्डा या लैम्डा से सिग्मा कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखो। सिग्मा जो होता है चार्ज पर मतलब कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होता है, लैम्डा क्या होता है, कूलॉम पर मीटर होता है। मतलब सिग्मा में अगर मीटर का गुणा कर दे तो लैम्डा बन जाएगा। मतलब सिंपल लैम्डा बराबर क्या है, सिग्मा इंटू डी एक्स। लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स। तो यहाँ रख देते हैं 2k सिग्मा इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। लेकिन देखो इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग उधर अगर एक्स पे जाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में मिलती कि अलग लाइन में मिलती, अलग लाइन में मिलती, इस डायरेक्शन में नहीं होती, उसकी वजह से ऐसे आती। तो देखो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये वाला क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो जाएगा वह क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। एक प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे सेम टू सेम जितने भी होंगे तो सभी का कंपोनेंट मिलेगा, एक प्लेन के पैरेलल ऐसे और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। उधर भी आएंगे तो उसकी वजह से भी एक प्लेन के पैरेलल होगा लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा इधर की तरफ, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वह ऐड हो जाएगा और पैरेलल वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा केवल किसको इंटीग्रेट करना है, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। डी ई की वैल्यू आपने लिख लिया है 2k सिग्मा डी एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये मोटाई कितनी है भाई, डी एक्स हो जाएगी अगर ये एक्स है तो 2k सिग्मा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बेस ये हो गया थीटा वाला अपान हाइपोटेनस, तो कितना आएगा, बेस आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो x इधर जाएगा तो प्लस इन्फानाइट, ऐसे ही उधर जाएगा तो माइनस इन्फानाइट, उधर भी है इधर भी है। लेंथ भी होता तो उस लेंथ की वजह से आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ इन्फानाइट वाली बात आई है इसलिए हम इन्फानाइट के लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पे l/2 अगर मोटाई हो और ये इन्फानाइट लेंथ उधर जा रहा है, इन्फानाइट लेंथ इधर आ रहा है, तो उसके लिए भी करिएगा, क्योंकि केवल आपसे यही नहीं पूछा जा सकता कि लेंथ की वजह से, वह इन्फानाइट प्लेन की वजह से भी पूछा जा सकता है, उसकी कुछ विड्थ हो या कुछ थिकनेस हो, ऐसा स्थिति। लेकिन 2D में ही रहे, अभी 3D के लिए हम लोग करेंगे गॉस थ्योरम में, सेम टू सेम प्रोसेस भी आने वाला है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो टॉपिक यहाँ से कोरिलेट कर रहा है उसको हम यहीं पे समझाते जा रहे हैं, भले रिवीजन कराना पड़ा और रिवीजन कराएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका फुल होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, लेयर बाय लेयर सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो कांस्टेंट है ये कहा जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। तो E इज इक्वल टू 2k सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, तो 2k सिग्मा कांस्टेंट बाहर, माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक, उधर कितना बचा, r इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो सकता है इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जाने तो बताते हैं, tan इनवर्स x बाई आर का अगर डिफ्रेंसिएशन पूछे आपसे, tan इनवर्स x बाई आर का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा, फिर साथ में x बाई आर का डिफ्रेंसिएशन, तो x बाई आर का 1/r आएगा, ऊपर जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आएगा r अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एग्जैक्ट देखिए आपके पास यही है, r अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब जो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2k सिग्मा, बड़े ब्रैकेट में कैद करिए, यह इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x बाई आर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 सिग्मा की वैल्यू, k की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा,
तो 2k की वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार अपर लिमिट तो tan इनवर्स प्लस इन्फानाइट माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फानाइट, ये स्थिति आएगा। tan इनवर्स प्लस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स थीटा ही होती है, लेकिन tan इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू माइनस tan इनवर्स थीटा होगी। मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और tan इनवर्स इन्फानाइट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 बटा cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की 0 तो 1/0 तो मतलब इन्फानाइट, मतलब इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, सिग्मा के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ कितना आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह पाई बाई 2 पाई बाई 2 तो कितना हो गया पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिस्क बहुत बड़ा हो जाए या इनफाइनाइट प्लेन हो जाए तो उसके जस्ट पास में, या इनफाइनाइट अगर है तो उससे दूरी पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन अगर इसका लेंथ L होता तो आप -L/2 से L/2 करते, वह अलग आता। इनफाइनाइट शीट का मतलब समझ लीजिए उधर भी इनफाइनाइट लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी ऐसी स्थिति हो, है ना। हाँ, डिस्क की वजह से अभी आपने पढ़ा था, तो डिस्क के जस्ट पास आंसर कितना आया था, यही आया था। क्योंकि जैसे दूर जाओगे तो डिस्क दिखेगा, लेकिन पास में आते 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 यही डिस्क इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट सा दिखेगा, इसीलिए आंसर डिस्क के जस्ट पास में यही आ रहा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे एक्टिविटी और भी कराया जाएगा, लेकिन गॉस थ्योरम में जब प्लेन शीट की वजह से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। अभी केवल इस पे जो इंटीग्रेशन बन रहा था या फिर जो भी सवाल बन रहा था उससे सॉल्व कर रहे थे। हाँ, इसका एक तरीका और है सॉल्व करने का, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो हम सिखाना चाह रहे हैं कैसे हमको करने आना चाहिए। जो जो प्रोसेस आपको इंटीग्रेशन में सिखाई जा रही है वो ज़रूर करिए, क्योंकि IIT एडवांस में यही टॉपिक रहती है और हर एक चैप्टर में रहती है। तो क्यों ना हम लोग यह कॉन्सेप्ट मजबूत कर लें, मतलब अपना भाई बना लें इसको, इतना इजी कर दें कि सब क्रिस्टल क्लियर हो। जब ये डिस्क था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इस पॉइंट पर, तो 0 से लेकर के R तक रिंग आपने लिया था R रेडियस का, तो 0 से लेकर के R तक गए थे। वैसे ही अगर 0 से लेकर के इंटीग्रेशन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक कर देते उस सवाल में, तब भी आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आती। आप करके देखिएगा, अगले प्रोसेस में अपने से खुद से करके देखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो कितना मज़ा आता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सब सवाल आपको बेहोश भी कर देगा, लाइफ से एकदम अलग कर देगा कि ज़िंदगी में नहीं आने वाला। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप हो, तरीके से कर रहे हो, तो यह सब सवाल लगेगा कि इतना आसान तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और आसानी से हम सिलेक्शन पा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी अगर कैविटी वगैरह काट ले, जैसे सवाल है यही, अगर आपसे कहा जा करने के लिए तो कर सकते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसमें एक सर्कुलर होल है और हर जगह पे ऐसे चार्ज फैला है इस इनफाइनाइट प्लेन शीट में।
इनफाइनाइट प्लेन शीट में चार्ज हर जगह फैला हुआ है, एक रेडियस r का सर्कुलर डिस्क काट लिया गया। अब यहाँ से z डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पता कर सकते हो? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर पूरा होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E = σ/2ε0 होती है। इनफाइनाइट है तो इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, लेकिन इसमें एक डिस्क कटा हुआ है तो उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 प्लेन शीट की वजह से और इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। कितना आता है? σ/2ε0 1 माइनस कितना दूरी है x की जगह पे z अपान रेडियस कितना हो गया r² प्लस z²। यह स्थिति बनी 1 माइनस z अपान r² प्लस z²। कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए ना कि यहाँ पे क्यूब है क्या है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो इसकी यूनिट जो होगी x के रिस्पेक्ट में आएगी, मीटर आएगी, और इसकी भी मीटर, तो मीटर कट जाएगी तो 1 आएगी, और इसकी भी 1 है। इसका मतलब तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब डायमेंशन क्या हो? सेम हो। इसका मतलब ये सही है। σ/2ε0 कट जाएगा तो कितना आएगा? σ/2ε0 कॉमन कर लो तो 1 - 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा? z/r² प्लस z²। ये स्थिति बनी। तो इसमें कोई दिक्कत है? एकदम नहीं। अभी ऐसे कैविटी प्रॉब्लम हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, है ना। एक बार स्पेशल टॉपिक ही लेकर आएंगे कैविटी प्रॉब्लम पे, लेकिन जो टॉपिक आ रहा है उसको आप कोरिलेट करते जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow hemisphere at center of curvature, आपके पास कोई हॉलो हेमिस्फीयर है, ये स्थिति है, हॉलो हेमिस्फीयर है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। हॉलो स्फीयर हेमिस्फीयर, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर कांस्टेंट, इसका रेडियस कितना है? r। हम लोग को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब फिर से दिक्कत आएगा, लेकिन फिर से जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसी का यूज करेंगे। यह पॉइंट से मिलके बना हुआ है और किससे मिलके बना हुआ है? रिंग से मिलके बना हुआ है। एक बड़ा रिंग, फिर इससे छोटा रिंग होगा, फिर इससे छोटा रिंग होगा, फिर इससे छोटा रिंग, रखते 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 हॉलो हेमिस्फीयर बन गया। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से भी पता है, लेकिन जब रिंग से मिलके बना हुआ है वह पता है तो एलिमेंट यहाँ पे रिंग ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट से बड़ा लेंदी बन जाएगा। क्योंकि पॉइंट से पहले रिंग का निकालेंगे, फिर रिंग से क्या निकालेंगे? हॉलो स्फीयर का। तो रिंग यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, तो ये स्थिति करते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि हमको इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम लोग क्या करें कि एक कोई रिंग ले लेते हैं, थीटा एलिमेंट पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं, डी थीटा का, उसकी मोटाई का एक रिंग ले लेते हैं। तो यह वाला मोटाई कितना आएगा? आर्क रेडियस इंटू एंगल, तो आर इंटू डी थीटा आ गया। अब इस रिंग की वजह से ये जो रिंग बन रहा है, इसकी जो मोटाई है, यह रिंग, इसकी जो मोटाई है वो कितनी बन गई हम लोगों की? आर डी थीटा
इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, इसी के एक्सिस पे तो हुआ। हाँ, लेकिन इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस देख लेते हैं। अगर ये r है तो यह परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो यही तो इसका रेडियस होगा या डिस्टेंस। तो यह क्या बनेगा हम लोग का? इतना, यह बेसिक है r cos थीटा, और यह क्या बनने वाला है? r sin थीटा। मतलब इस रिंग से यह वाला दूरी कितना है? r sin थीटा, और इसका रेडियस कितना है? r cos थीटा। ये स्थिति है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में कोई दिक्कत नहीं। रिंग की वजह से DE इज इक्वल टू कितना होता है? KQ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इस पे मान लेते हैं कि कितना चार्ज है? DQ, KDQ इंटू x की जगह पे कितना है? r sin थीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। x कितना है यहाँ पे? r sin थीटा, इसका स्क्वायर प्लस r रेडियस कितना है? r cos थीटा, इसका स्क्वायर, इसके पावर कितना होता है? 3/2। एकदम सिंपल। इस छोटे से रिंग की वजह से आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। अच्छा, DQ की वैल्यू कितनी होगी? DQ इज इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा इंटू DA। इतने का एरिया कितना होगा? इतने का रेडियस है r cos थीटा, तो लेंथ कितना होगा? 2 पाई r cos थीटा लेंथ हो गया। और मोटाई कितनी है इनकी? r इंटू डी थीटा। कितना हो गया? सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा इंटू क्या हो गया? डी थीटा। यह स्थिति आई। तो रख देते हैं यहाँ से। यहाँ कितना आया? k DQ की जगह कितना हो गया? सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा डी थीटा। DQ की जगह रखा हुआ है, k हो गया। DQ की जगह पे ये आ गया इंटू r sin थीटा, और भी है तो r sin थीटा अपान, देखो नीचे इधर कितना है? यह r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके पावर कितना है? 3/2। यह इंटीग्रेशन आया। यह DE की वैल्यू आई। अब केवल इसी रिंग की वजह से इस पर छोड़ दें कि सभी की वजह से निकालें? अगर इस रिंग पर मिल गया, इस रिंग पर हम लोगों को इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो बाकी जितने भी रिंग है, इसके नीचे भी रिंग होगा, इसके नीचे भी रिंग होगा, इसके नीचे भी रिंग होगा, यह वाला रिंग, सबकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं। तो जब इस पर करें, जब ये थीटा का वैल्यू 0 होगा तो इस वाले रिंग की वजह से आएगा इस पॉइंट पे। जैसे थीटा बढ़ेगा तो इस वाले रिंग की वजह से आएगा। ऐसे ही थीटा बढ़ेगा तो इस वाले रिंग की वजह से आएगा। ऐसे थीटा कहाँ तक चला जाए? 90 तक, तो सारा रिंग कवर हो जाएगा। इस हिसाब से टोटल अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो इंटीग्रेट करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक जाना चाहिए। 0 से लेकर के कहाँ तक? π/2 तक जाना चाहिए। ये स्थिति बनेगी। तो k सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा डी थीटा r sin थीटा हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। r स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया तो r क्यूब बचेगा। यहाँ पे r स्क्वायर और r स्क्वायर इंटू r क्यूब, नीचे r क्यूब कैंसिल हो गया। मतलब कहानी खत्म, नीचे का और r क्यूब का कहानी खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई अपनी? E इज इक्वल टू सिग्मा, k तो है ही, 2 पाई r क्यूब, तो कहानी खत्म हो गया है, cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे कहानी खत्म हो गया है 0 से π/2 तक। अगर हम लोग क्या करें, इस 2 को अंदर कर दें, 2 को अंदर कर दें तो क्या बनेगा? ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। k की वैल्यू रखिए, k की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितना है? सिग्मा इंटू पाई, और इधर कितना बचा? साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। पहले साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा, फिर जो 2 है वो डिवाइड कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के π/2 तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, देखो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर देखें तो कितना है हम लोगों का? cos 2 थीटा बाई 2।
cos 2 थीटा, तो माइनस है तो cos 2 थीटा मतलब cos पाई, तो कितना आएगा ये माइनस cos पाई, माइनस cos पाई बाई कितना है 2, अरे थीटा की जगह पे पाई बाई 2 की है ना, तो पाई, फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा ये cos 0 बाई 2, ये स्थिति बनेगी। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 प्लस 90 मतलब माइनस साइन 90 मतलब -1, मतलब माइनस से गुणा करेंगे तो ये +1/2 +1/2 मिला के कितना होगा 1, तो आंसर टोटल कितना आएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन होने वाला है, क्योंकि सभी रिंग की वजह से डायरेक्शन क्या है सेम और अलोंग द एक्सिस होता है। इस हिसाब से इससे भी हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसे सॉलिड हेमिस्फेरिकल डिस्क की वजह से अगर निकालना होता तब क्या आता, तो किससे मिलके बना होता, वो डिस्क से मिलके बना होता, और सभी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं। तो इसका अगला स्टेप आपको करना है कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। जब सॉलिड हेमिस्फीयर होता उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो इस हिसाब से सारा का सारा कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन अगर हम लोग पेशेंस के साथ आराम से सॉल्व करें तब। हाँ, पहली बार अगर देख रहे हैं तो सीखें, दूसरी बार देख रहे हैं तो फिर से सीखें, लेकिन तीसरी बार अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर ऐसा टॉपिक कहीं भी आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब हम क्या सिखा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। यह कई जगह मिलेगा, रोटेशन तक मिलेगा, सेंटर ऑफ मास में मिलेगा, आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई चैप्टर में मिलने वाला है, इसलिए प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और रिजल्ट भी याद होना चाहिए। मतलब हर तरीके से एक्टिव होना चाहिए, तब जाकर के आप कहीं सिलेक्शन पाएंगे। कहीं से भी अगर वीक होंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगी, अभी हम लोगों ने किसके किस वजह से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लेंथ रॉड की वजह से, रिंग की वजह से, रिंग के एक्सिस पे पढ़ा, डिस्क के एक्सिस पे पढ़ा, डिस्क के पास पढ़ा, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से पढ़ा, जो कि आगे अभी और डिटेल करने वाले हैं, इस पर डिटेल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी स्थिति हॉलो स्फीयर के लिए पढ़ा, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए पढ़ा, हॉलो सॉलिड स्फीयर हेमिस्फीयर के लिए आपको पढ़ना है, वो खुद से करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल ऐसे जो आते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड एंड रिंग, यह दोनों रहते हैं। ऐसा टॉपिक फिर से हम कह रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रिक कोर्स में पढ़ाया हुआ है ना, शुरुआत वाले लेक्चर में फिर से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है या तो ग्रेविटेशन फील्ड पता करना होता तो क्या होता। अब यहां से अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं कि एक सवाल आपके पास ये है, यह ऐसे इनफाइनाइट, यह ऐसे इनफाइनाइट चला जा रहा है, यहाँ पे एक ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है, और यह स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यह डिस्टेंस R है। इस O पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, सब पे प्लस 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 ऐसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऐसे फैला हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इस पे फैला हुआ है, सब पे बराबर रूप से, है ना। तो इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो क्या स्थिति बनेगा, हमको पता है किसी एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसके एंड से अगर हम लोग देखें, अगर ये प्लस लैम्डा है तो फिर क्या होगा, इससे इस डायरेक्शन में अवे होता है और रॉड से भी अवे होता है, उसके पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर। रॉड के पैरेलल कंपोनेंट जाता है, एक परपेंडिकुलर, लेकिन अवे देखो रॉड इधर है तो उधर जाएगा। कितनी आती है, E = k लैम्डा बाई, यह डिस्टेंस R है तो ये आता है, पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होता तो इसी के डायरेक्शन में होता, और k की जगह क्या होता है, G λ/R होता। मतलब जो भी सवाल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे हैं
वह ग्रेविटेशन के लिए भी हो रहा है। इतनी प्रैक्टिस और इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। और किसी सर्कुलर रिंग की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वह हमेशा एलोंग द एक्सिस होता है। सर्कुलर आर्क के लिए अगर बात करें, एलोंग द बाइसेक्टर लाइन होता है, ऐसे समझिए। तो एलोंग द बाइसेक्टर लाइन इधर जाएगा, कैसे होता है वो भी देखें। इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती है। इत्तेफाक से आंसर यही आता है, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। तो रिजल्टेंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो √2 के लेमडा बाई आर, क्योंकि वेक्टर है। ऐसे इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाली है। फिर उसकी वजह से हम लोगों ने इसकी वजह से भी पढ़ा हुआ है, पूरे डिस्क की वजह से, सॉरी पूरे रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से नेट इधर की तरफ आता है, बाइसेक्टर के अलॉन्ग कितना आता है, 2 के लेमडा बाई आर। सेम टू सेम कोई इनफाइनाइट वायर है, इधर की तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 2 के लेमडा बाई आर। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपको याद होनी चाहिए। तो अब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये सब रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, एकदम आसान है। सेगमेंट 1 मान लेते हैं इसको सेगमेंट 2 और इसको सेगमेंट 3। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। कितनी होगी, के लेमडा बाई आर, इसको मान लेते हैं ई। तो रॉड इधर आ रहा है, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट, इधर भी कितना होगा, ई। सेम टू सेम इस रॉड की वजह से एक इससे दूर जाएगा, और इस रॉड ऐसे है तो इसके इधर की डायरेक्शन में जाएगा। और सेम टू सेम कंडीशन अगर देखें तो यह कंपोनेंट क्या होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ आता है, और कितना आता है, 2 के लेमडा बाई आर, मतलब 2e। ई और ई कैंसिल हो गया, 2e कैंसिल हो गया, तो ई ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। इस हिसाब से कॉम्बिनेशन भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और इलस्ट्रेशन लेते हैं। इस पर प्लस लेमडा फैला है, इस पर भी प्लस लेमडा फैला है, और इस पर माइनस लेमडा फैला हुआ है। इस पॉइंट पर यहां से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं। कितना है, सेगमेंट 1 मान लेते हैं, सेगमेंट 2 मान लेते हैं, और सेगमेंट 3 मान लेते हैं। सेगमेंट 1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। इस 1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगी, ई की वैल्यू के लेमडा बाई आर होगी, और ऐसे रॉड है तो ऐसे जाएगी, ई इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर। इस रॉड की वजह से ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेगी, अट्रैक्ट। जैसे ये प्लस है तो दूर जा रही है, तो माइनस की वजह से एक इधर आती और एक इधर आती है। तो सेम कंडीशन माइनस की वजह से क्या होगा, एक ई इसकी वजह से इधर ही ई आएगी, और एक इसी के एलोंग आएगी, तो ई, ये स्थिति बन जाएगी। और इसके वजह से अगर देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाने वाली है, ई, और एक इस डायरेक्शन में आने वाली है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें इस पॉइंट पे, तो 2e इधर की तरफ, उधर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई इधर कितना हो गया, 3e हो गया। दोनों 90 पे है, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाने वाला है। तो कितना आएगा, ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी हम लोगों की, √e² प्लस 3e का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 9e² और e², 10e², मतलब √10e, और e की वैल्यू कितनी है, के लेमडा बाई आर, तो √10 के लेमडा बाई आर। यह स्थिति बन गई। समझ में आया? तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ 3 लेमडा, 4 लेमडा, ये स्थिति बनती। इसलिए बार बार कर रहे हैं कि यह लेक्चर पढ़ने के बाद आप जरूर उस लेक्चर को पढ़िए जो इसके पहले सेम कंडीशन, जब यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और फोर्स निकला हुआ है। ट्राई जरूर करिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर होगा, वहां से भी क्लियर होगा।
अभी ये सब वायर तो एक ही प्लेन में थे, एक ये सवाल, लेमडा है, आर दूरी, ठीक है, और बढ़ा देते हैं इसमें, सर्कुलर आर्क यहां से दे देते हैं, ठीक है, ये स्थिति, और सब पे लेमडा है, प्लस लेमडा, इस पे भी प्लस लेमडा। फिर से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो क्या स्थिति आएगा, 3 सेगमेंट आपके पास फिर हो गए, 1, 2 और 3। इसके एलोंग अगर है तो क्या आपने पढ़ा हुआ है कि कोई रॉड है L लेंथ का, उसे R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में कितना आती है, E = K लैम्डा 1/R माइनस 1/R प्लस L। पहले बताया था इसको। अगर यह L क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, तो E = K लैम्डा 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट होता, इसमें कुछ भी जोड़ते, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती तो K λ/R होता। मतलब उसी के अलोंग अगर देखेंगे तो K λ/R आएगा। तो चलो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो इसकी वजह से एक इधर जाएगा E, जिसकी वैल्यू K λ/R ले लेते हैं, K λ/R, और सेम टू सेम कंडीशन इसकी वजह से अवे भी जाएगी, तो इस डायरेक्शन में भी E होगी, और इसकी वजह से K λ/R इधर की तरफ, इस रॉड की वजह से केवल इधर की तरफ होगी तो E होगी, और इसकी वजह से अगर देखें तो 2K λ/R नीचे की तरफ, मतलब 2E होगी। तो ये कैंसिल हो गया, एक E इसमें से चला गया, तो रिजल्टेंट कितना आया, E आया नीचे की तरफ, K λ/R, या वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मेट में लिखना हो तो माइनस K λ/R किस डायरेक्शन में, J कैप, ज़्यादा अच्छा बताएगा ये। समझ में आया? तो इस हिसाब से कैसा भी हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, आप इजीली। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, सेम टू सेम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना होता तो K की जगह क्या होता, G λ/R, खत्म कहानी। ग्रेविटेशनल फील्ड भी मिल जाती अगर यहाँ पे मास होता, बस मास है तो वहाँ पे ये माइनस में ना करके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो उस डायरेक्शन में जाता है आंसर, प्लस J कैप आता। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ पे रिपेल हो रहा है तो वो क्या करता, अट्रैक्ट करता। बाकी ये सब क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। इस पे प्लस लैम्डा फैला है, इस पे +2 लैम्डा फैला है, और इस पे माइनस लैम्डा फैला है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ये स्थिति। ऐसे रॉड गया है इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, इस पे +2 लैम्डा, इस पे -3 लैम्डा, और इस पे प्लस लैम्डा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी यह पता करिएगा। प्लस 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 ऐसे फैला हुआ है, +2 लैम्डा, माइनस 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 ऐसे फैला हुआ है, 3 लैम्डा माइनस का। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी,
इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, इधर 2 लैम्डा, इधर माइनस 2 लैम्डा, इधर क्या है माइनस लैम्डा, इधर क्या है प्लस लैम्डा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल है, आराम से आप तोड़ तोड़ के कई पार्ट में कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर ये 3D में आता तब आंसर क्या आता उसको देखते हैं। अभी तो एक ही प्लेन में सब बना रहे हैं। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस, यह वाला एक्सिस जेड होता है, लेकिन दिखा इसमें ऐसे रहे जेड एक्सिस। ऐसे लैम्डा फैला हुआ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब इस पे प्लस 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 ऐसे फैला हुआ है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के इस पे ओरिजिन पे, ये रोड ऐसे ना होकर के कैसे है ऐसे आ रहे हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ग्रेविटेशन फील्ड लगाते हैं। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। आप अगर ये देखें, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो इस पॉइंट पे रॉड निकलना हो, यहाँ से एक वायर ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे गए। सेमी इनफाइनाइट वायर अगर है तो अगर हम लोग देखें तो एक इधर के डायरेक्शन में आएगा आई कैप और एक इधर की डायरेक्शन में आएगा जे कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, ई आई कैप प्लस ई जे कैप। अब यही होता है, माइनस होता है तो उसी की तरफ आता है। तो 3 सेगमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3। तो ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से अगर लिखना हो तो रॉड ऐसे है, देखो 1 की वजह से, तो एक इससे अवे होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रॉड ऐसे है, देखो ऐसे रॉड ऐसे है, तो एक इससे अवे और एक रॉड से अवे पैरेलल, एक रॉड से अवे परपेंडिकुलर और एक रॉड से अवे पैरेलल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, रॉड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगी, भीतर की तरफ। तो 1 की वजह से क्या होगा हम लोगों का, के लैम्डा बाई आर ले लेते हैं, ये रेडियस आर, एक आई कैप और एक भीतर, तो माइनस हो जाएगा वो के लैम्डा बाई आर के कैप। ऐसे E2 लेते हैं, तो E2 की वजह से क्या होगा, 2 वाला सेगमेंट तो केवल नीचे आएगा, इसी प्लेन में है, y नीचे की तरफ, इसकी वजह से अगर देखें तो -2 के लैम्डा बाई आर जे कैप हो गया। 3 की वजह से लेते हैं, 3 की वजह से तो रॉड ऐसे है तो एक इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो -k लैम्डा बाई आर आई कैप, और रॉड ऐसे है तो एक भीतर की तरफ जाएगा तो -k लैम्डा बाई आर के कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिंपल बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड कर देंगे हम लोग E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये प्लस ही ये माइनस, कहानी खत्म, के कैप जुड़ जाएगा, मतलब क्या आएगा -2k लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस जे कैप। यह स्थिति बनने वाली है। आई कैप मतलब इधर, जे कैप मतलब इधर, तो रिजल्टेंट कहीं इधर आने वाला है, लेकिन माइनस है तो रिजल्टेंट एक्स वाई प्लेन में इस डायरेक्शन में आने वाला है। कोई बड़ी बात नहीं, और सवाल मोड़ना हो तो और मोड़ सकते हैं इसमें, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इन सब सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं। देखो यही सवाल हम लोग सेम टू सेम यह कर सकते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जो लाइन जा रहा है क्या है, जेड एक्सिस। इसको हमने ऐसे बनाया हुआ है। तो एक रॉड यहाँ से ले लेते हैं कि एक रॉड ऐसे आ रहा है,
इनफाइनाइट गया, इस पे लैम्डा है, सेमी सर्कुलर वायर, और एक रॉड ऐसे चला गया माइनस जेड में चला गया, इस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस पे भी लैम्डा। एक तो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में, एक सर्कुलर आर्क एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन में ले लेते हैं, एक्स जेड प्लेन में। तो इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, कोई बड़ी बात नहीं, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, चार सेगमेंट, आपको आंसर पता करना है, ठीक है। नहीं होगा तो इसके पिछले लेक्चर में सेम प्रोसेस में जब हम लोग इंटीग्रेशन का सवाल कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कंबाइंड आर्क, रॉड एंड रिंग, जब इनको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो इस पर ये सवाल दिया हुआ है। तो अभी एक बार आप ट्राई करिएगा और नहीं आएगा तो उसको देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इन सब सवालों को करने के बाद आपको जेईई एडवांस में इस टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ग्रेविटेशन फील्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो ऐसा ही टॉपिक आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है।